हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्सू स्टडी। लास्ट के वीडियो में हमने क्या सीखा था? एटम्स किन्हें कहते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या जाना था कि क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उससे पहले जो रिएक्टेंट्स का मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमने उसमें सीखा था, ठीक है। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखा था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है 4 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। इफ 7 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड, फाइंड द मास ऑफ सल्फर यूज्ड एंड प्रूव द लॉ। अगर 4 ग्राम आयरन जो है, 4 ग्राम आयरन रिएक्ट करता है सल्फर के साथ और क्या बनाता है? आयरन सल्फाइड, ठीक है। यहाँ बनाता है ये आयरन सल्फाइड और कितना बनाता है? 7 ग्राम। आपको बताना है कितना मास ऑफ सल्फर यूज हुआ होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं हम? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। 7 ग्राम जो है वो प्रोडक्ट का मास है और रिएक्टेंट का मास जो है हमें सल्फर का दिया नहीं हुआ, तो हमने क्या लिखा? 4 + x लिख लिया। x किसको मान लिया हमने? सल्फर के मास को x ग्राम मान लिया। तो मास ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया और मास ऑफ प्रोडक्ट 7 ग्राम गिवन था। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 ग्राम, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हो, 4 + 3 ये 7 आ रहा है। रिएक्टेंट्स का मास किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के मास के। हमारा अगला न्यूमेरिकल है व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्म्ड नहीं आएगा यहाँ, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ठीक है। 6 ग्राम कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट कर गया? ऑक्सीजन से। ये 6 ग्राम कार्बन है, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, तो 22 ग्राम क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हुआ होगा? तो इसको हम x ग्राम ले लेंगे। 6 + x किसके इक्वल रखना पड़ेगा हमें? 22 के इक्वल। ये मैंने यहाँ सोल्यूशन देखो लिखा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो 6 + x किसके इक्वल हो गया? 22 के। x की वैल्यू क्या आ गई? 22 - 6 इज 16 ग्राम। और मास बिफोर रिएक्शन कितना था? 22 ग्राम, ठीक है, क्योंकि ये 6 है और x कितना आ गया? 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16 ग्राम और कार्बन का था 6 ग्राम, तो 6 + 16 क्या आ गया? 22 ग्राम। मास बिफोर रिएक्शन भी 22 ग्राम और मास आफ्टर रिएक्शन भी कितना हो गया हमारा? 22 ग्राम ही आ गया। तो ये भी प्रूफ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वाटर, वेदर फ्रॉम रेन, अ रिवर और प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी, ऑलवेज हैज़ द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन? कभी सोचा है बेटा, पानी चाहे कहीं का भी लो, बारिश का लो, नदी का लो, पॉन्ड का लो, लैब में बनाया गया वाटर लो आप, ठीक है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? केमिकल कंपोजिशन की, कि वो किन से मिल करके बना है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो कभी नहीं बदलता, चाहे वो पानी कहीं का भी हो। Law of constant proportion, it states that a pure chemical compound always contains the same elements combined together in the same fixed ratio by mass, irrespective of the source of the compound and the amount of the compound. किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे और वो कैसे होंगे, कैसे कंबाइंड किए हुए होंगे? हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में। फिक्स्ड रेशो वो भी बाय मास। इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो जो कंपाउंड का सोर्स है वो क्या है और कंपाउंड का अमाउंट कितना है, इस पर डिपेंड ये नहीं करता। हमारे इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है? फिक्स्ड रेशो, बाय मास एंड ओनली फॉर प्योर कंपाउंड्स। वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर को बनाने के लिए दो एलिमेंट्स, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का अगर 1 एटम मिल जाए तो पानी बनता है। वाटर इज मेड अप ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टोटल हम कितने एलिमेंट्स को जानते हैं? जो आप पढ़ोगे क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जो कि हमें 10th में पढ़ने हैं, जो एक पीरियोडिक टेबल में मेंशन किए गए हैं। 9th में तो थोड़े से ही आपने पढ़ने हैं अभी, ठीक है। एक बात समझो यहाँ, जैसे H2O है, H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। H2O
किससे मिलकर के बना है? 2 हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से। ये 3 जब मिल गए एटम्स तो क्या बन गया? एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब एटम्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन अंडर हाई माइक्रोस्कोप से भी हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि ये एक वाटर ड्रॉपलेट है इतनी बड़ी, तो इसमें तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल होंगे इस वाटर के। तो ये वाटर ड्रॉपलेट कोई एक मॉलिक्यूल से मिलकर के नहीं बनी। इस वाटर ड्रॉपलेट में बहुत सारे मिनी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट किसकी बनी है? मैं इसको एटम से मिलकर के नहीं बोल सकती, मैं बोलूँगी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी है। क्योंकि एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब है उसके अंदर कई सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट किसे बोलेंगे? जब हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट बोलूँ तो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो वाटर की एक ड्रॉप बनाने के लिए मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए मुझे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वाटर किससे मिलकर के बना है? वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर के। तो कैसे बोला जाता है कि वाटर को बनाने के लिए हमेशा 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटम्स नहीं बोला जाता, जबकि क्या बोला जाता है कि एलिमेंट चाहिए होते हैं, 2 एलिमेंट चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। एटम्स तो इतने स्मॉल हैं जिसे आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, इवन अंडर हाई माइक्रोस्कोप से भी आपको एटम नहीं दिखते। अच्छा, वाटर बनाने के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करते हैं। ठीक है, दोनों के ही मासेस कंबाइन करते हैं, दोनों के मासेस जो है वो कंबाइन करते हैं। सभी एटम का जो होता है एक एटॉमिक मास होता है, एक स्टैंडर्ड मास होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मास होता है सभी का, और सभी के एटॉमिक मास को हम यू से लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1 यूनिट। एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 यूनिट, तो 16 यू से लिखा जाएगा। अब वाटर जो है, वाटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा, वाटर जो है वो H2O से लिखा जाता है। अगर मैं पूछूं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले इनका मास बताना पड़ेगा। देखो, इधर हैं 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का हम मास जानते हैं 1 यूनिट होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास क्या हो जाएगा? 2 यूनिट। तो यहाँ क्या लिख रही हूँ मैं? एटॉमिक मास लिख रही हूँ 2 हाइड्रोजन एटम का कितना है? 2 यूनिट। अब एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन करा था, उसका एटॉमिक मास कितना है? 16 यूनिट। तो ये जो वाटर है, इसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट तो हाइड्रोजन का मास चाहिए और 16 यूनिट मुझे ऑक्सीजन का मास चाहिए। अब इसको अगर 2 यूनिट लिखूं ऐसे, 16 यूनिट, इसको मैं प्रपोर्शन में लाऊं तो ये कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। क्या आ रहा है ये? 1/8। ठीक है, अगर हम 2/16 को कैंसिल करके देखें तो आ गया 1/8, यानी 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो मिला मुझे वाटर के अंदर, वो क्या मिला? 1:8। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए 1 पार्ट हाइड्रोजन का चाहिए और 8 पार्ट मुझे ऑक्सीजन के चाहिए। यहाँ एक टेबल लिखी है, इसमें मैं बता रही हूँ कि अमाउंट ऑफ द कंपाउंड आप कितना भी ले लो, जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगा। कैसे? अगर मैं 45 ग्राम लेती हूँ वाटर, वाटर को अगर मैं ले रही हूँ 45 ग्राम, तो हम ये तो जानते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा 1 पार्ट चाहिए हाइड्रोजन का और 8 पार्ट चाहिए ऑक्सीजन के। ये पढ़ा ना अभी, क्योंकि हमने 2:16 कैंसिल करके देखा तो 1:8 का रेशो हमें मिल गया। अगर 45 ग्राम है वाटर, तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा ये 1 + 8 टोटल कितने? 9 पार्ट्स हैं। टोटल 9 पार्ट्स हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, अगर मेरे 9 पार्ट दिखाते हैं 45 ग्राम को, 9 पार्ट दिखाते हैं 45 ग्राम को, तो 1 पार्ट किसको दिखाएगा बेटा? 45/9, 5 को 1 पार्ट इसको दिखाएगा। अब हाइड्रोजन का 1 पार्ट था, यानी कि हाइड्रोजन कितनी हो गई? 5 ग्राम हो गई। और ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स थे, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 1 पार्ट अगर 5 है तो 8 पार्ट कितने हो जाएंगे? 8 × 5 40 हो जाएंगे। 8 × 5, तो 40 ग्राम जो हो जाएगी वो ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, वाटर के 45 ग्राम ऑफ
वाटर में हाइड्रोजन हो गई 5 ग्राम और ऑक्सीजन हो गई 40 ग्राम। अब हम इसको कैंसिल करके देखें तो ये क्या बनेगा, 1:8 ही बन रहा है रेशो। ऐसे 54 ग्राम में अगर देखें तो हमें मालूम है कि 9 पार्ट्स होते हैं, ये 1 और ये 8, तो 9 पार्ट्स दिखा रहे हैं अगर 54 को, 9 पार्ट अगर दिखाते हैं 54 को, तो एक पार्ट किसको दिखाएगा, एक पार्ट दिखाएगा 54/9 यानी कि 6 को, और 8 पार्ट किसको दिखाएंगे, 8 पार्ट दिखाएंगे 8 6 48। तो इस तरीके से आ जाएगा ये 6 ग्राम तो आ जाएगी हाइड्रोजन एक पार्ट के हिसाब से, और 8 पार्ट के हिसाब से ऑक्सीजन आ जाएगी 48। 48 + 6 करके देखोगे तो 54 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है 72 ग्राम, तो 72 ग्राम में भी ऐसे ही हो जाएगा। 9 पार्ट दिखाते हैं 72 को, तो एक पार्ट दिखाएगा 72/9 यानी कि 8 ग्राम को, तो 8 तो हो गई हाइड्रोजन, और 8 पार्ट जो ऑक्सीजन के हैं 8 8 ज़ा 64। ठीक है, 64 दिखाएगा ऑक्सीजन को। ये 8 जो है ये तो हो गई हाइड्रोजन 8 ग्राम, और 64 ग्राम हो गई हमारी ऑक्सीजन। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हाँ, मैं एक अमोनिया का एग्जांपल ले रही हूँ। देखो, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया किससे बना होता है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम से। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एटमिक मास 14 यूनिट होता है और हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 यूनिट होता है। अब अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटमिक मास हो गया 14 यूनिट और 3 हाइड्रोजन का एटमिक मास हो गया 3 यूनिट। यानी कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो है 14:3। एक नाइट्रोजन का एटमिक मास 14 और 3 हाइड्रोजन का एटमिक मास 3 यूनिट। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशो है ये कैसे कंबाइन किए हुए हैं, 14:3 के रेशो में। ठीक है, अब अमोनिया है, अगर मैं इसका 51 ग्राम ले लूँ, 51 ग्राम अगर मैं ले लूँ तो किस हिसाब से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो है। देखो, हमने इसमें पढ़ा NH3 में 14:3 का रेशो है। तो मेरे जो 17 पार्ट दिखाते हैं, ये 14 + 3 17 आ गया। 17 पार्ट मिल करके एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बन रहा है। 17 पार्ट मिल करके कितने ग्राम दिखा रहे हैं, 51 ग्राम बनना चाहिए। तो एक पार्ट किसको दिखाएगा, एक पार्ट दिखाता है 51/17, 17 3 ज़ा 51। एक पार्ट दिखाता है 3 ग्राम को। अगर एक पार्ट 3 ग्राम को दिखाता है तो मेरे तो ये 14 पार्ट है नाइट्रोजन वाले, 14 पार्ट दिखाएंगे 42 ग्राम को, और ये वाले 3 पार्ट दिखाएंगे 3 3 ज़ा 9, 9 ग्राम को। तो ये आ गया 42 ग्राम ये नाइट्रोजन, और 9 ग्राम आ गई हाइड्रोजन। देखो इस तरीके से, और 42 + 9 कितना बन गया, 51 ग्राम। फिर से अगला सुन लो जिनको नहीं समझ आया। जैसे अमोनिया अगर 68 ग्राम है तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो कितना है कंबाइन। हम जानते हैं एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 14:3 होता है। टोटल मुझे चाहिए 68 ग्राम, तो 14 + 3 होता है 17। मेरे 17 पार्ट जो हैं ये किसको दिखाते हैं, 68 ग्राम को। तो एक पार्ट किसको दिखाएगा, एक पार्ट दिखाएगा 68/17 यानी कि 4 को। अगर एक पार्ट 4 को दिखाता है तो 14 पार्ट दिखाते हैं 56 को, और इधर 3 पार्ट दिखाते हैं 12 को। तो देखो 56 हो गया नाइट्रोजन 56 ग्राम, और हाइड्रोजन हो गया 12 ग्राम। इसी तरीके से आप 85 ग्राम का भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और जो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है वो रेशो 14:3 ही आएगा। ये एक फिक्स्ड रेशो है, यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। एक न्यूमेरिकल है इसका, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 22 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें जो है कार्बन कितना डला है, सिर्फ कार्बन का दिया हुआ है 22 ग्राम। आपको ऑक्सीजन का मास बताना है इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कह रहा है 22 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का मास बताओ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन है। ठीक है, अब कार्बन का तो होता है एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 का कितना हो गया 32। ठीक है, इनका जो रेशो आएगा 4 के टेबल से अगर मैं काटूं तो 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 3:8। इसका क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के
एक मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशो में कंबाइन होगी हमेशा। ठीक है, यही मैं यहाँ आपको लिख करके दिखा रही हूँ, ये रहा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में हमेशा 3:8 के रेशो में होगी। अब जो 3 है, ऊपर 12 रखा गया था ना कार्बन डाइऑक्साइड, 12/32, जो 12 है वो तो कार्बन का मास है और जो 32 है वो ऑक्सीजन का है। अब हमें जो कार्बन का मास दिया हुआ है वो 22 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मेरे जो 3 पार्ट हैं, ऊपर वाला कार्बन था न्यूमरेटर वाला, तो यानी कि जो 3 पार्ट हैं वो दिखाते हैं 22 ग्राम को कार्बन को, एक पार्ट दिखाएगा 22/3 को, और 8 पार्ट दिखाएंगे 22/3 इंटू 8 को। और 8 पार्ट क्यों किए मैंने, क्योंकि 8 पार्ट ही ऑक्सीजन थी। रेशो जो आया था कार्बन और ऑक्सीजन का एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में वो 3:8 आया था। तो जो 8 पार्ट थी वो ऑक्सीजन थी। 8 पार्ट कैसे निकालेंगे, 22/3 इंटू 8 करके वो आया 58.7 ग्राम। हमारा जो ऑक्सीजन का मास आ गया वो आ गया 58.7 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक न्यूमेरिकल है ये, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन का कितना मास चाहिए होगा हमें अगर 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया बनाने के लिए। तो अमोनिया होता है NH3। अभी हमने पढ़ा था कि अमोनिया के अंदर एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था 14:3 कि 14 जो है वो नाइट्रोजन का मास है और 3 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा 3। तो 14:3 के रेशो में ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमसे 12 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन का कितना मास चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से देखो, 14/3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो है अमोनिया मॉलिक्यूल में, और यहाँ आपको हाइड्रोजन कितनी बोली जा रही है, 12 ग्राम, यानी कि 3 पार्ट किसको दिखाते हैं, 12 ग्राम को। आपके 3 पार्ट दिखा रहे हैं 12 ग्राम को, आपका एक पार्ट दिखाएगा 12/3, और हमें क्या जानने हैं, 14 पार्ट। तो 14 पार्ट किसको दिखाएंगे, 12/3 इंटू 14 कितना आ जाएगा, ये 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12 4, ये आ गया 16, और इधर आया 3 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और 3 6 ज़ा 18, 56 ग्राम जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगी जितनी हमें चाहिए। एक बार इसका यहाँ सोल्यूशन देख लो। मास रेशो कितना है, 14/3। ठीक है, और हमें कितना चाहिए नाइट्रोजन का, आपको मेरे वाले तरीके से समझ में आया तो ठीक है, वरना ये डायरेक्ट यहाँ शो किया हुआ है। मैंने कैसे बताया था आपको कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर रेशो 14:3 होता है अमोनिया में, आपको 3 पार्ट बोल रहा है 12 के बराबर, कि 3 पार्ट जो है हाइड्रोजन के वो दिखाते हैं 12 ग्राम को। अगर 3 पार्ट 12 ग्राम को दिखाते हैं तो एक दिखाएगा 12 को, और 14 पार्ट दिखाएंगे 12/3 इंटू 14 को। इसी तरीके से आंसर आ जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।